नेहा खाना खाकर सारे बर्तन सिंक में रख देगी। उमा वहां आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू हमेशा इसी तरह से खाकर गंदे बर्तन इधर उधर रख देती है। कभी खुद भी गंदे बर्तन और कपड़े साफ कर लिया कर। बाथरूम में कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। माँ जी, इस ठंड में मैंने नौकरानी क्यों रखी है? वो आकर सारे गंदे बर्तन और सारे कपड़े साफ कर देगी। इतराती हुई नेहा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद उसकी नौकरानी गंगूबाई आती है और नेहा उमा से कहती है, मालकिन माफ करना, पर मैं काम नहीं कर सकती। गांव में मेरी सास अस्पताल में भर्ती है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरा हिसाब कर दो। क्या इस ठंड में तुम्हारा हिसाब कर दो? बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिली थी। अब मेरे घर में बर्तन और कपड़े कौन साफ करेगा? बड़ी मालकिन, अपनी बहू को समझाओ ना। मेरी सास अस्पताल में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो पूरा गांव मुझे ताने देगा। बहू बेचारी को जाने दे। गंगू तू जा, तैयारी कर। मैं तेरे पैसे थोड़ी देर में अपने बेटे के हाथ से तेरे घर भिजवा रही हूँ। उमा गंगू को जाने की इजाजत दे देती है, पर यह खबर सुनकर मानो जैसे नेहा के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस ठंड में अब क्या करे। यही सोचते हुए नेहा घर से बाहर जाती है और देखती है कि उसकी भाभी बाहर धूप में बैठकर कपड़े धो रही है और बर्तन भी रखे हैं। अरे भाभी तो कपड़े और बर्तन धो रही है। एक काम करती हूँ, मशीन से कुछ कपड़े लाकर भाभी को ही दे देती हूँ। अपनी भाभी को बर्तन और कपड़े धोते देख जल्दी से नेहा अंदर जाती है और थोड़े से बर्तन और कपड़े टोकरी में रखकर बाहर लाती है और अपनी भाभी को देते हुए कहती है, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप तो जानती है ना कि सर्दियों में ठंडे पानी में काम करने पर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी नौकरानी आज छुट्टी पर है, बस एक दिन की बात है। मेरे भी थोड़े बर्तन और कपड़े साफ कर दो ना। एक गली में अगर ननंद भाभी का घर हो तो यही होता है। भाभी आपने बताया नहीं, लाकर रख दो कपड़े और बर्तन। धो दोगी ना आप? हाँ, क्यों नहीं, बस एक ही दिन की तो बात है। रेशमा नेहा को मना नहीं कर पाती और नेहा सारे गंदे बर्तन कपड़े अपनी भाभी को दे देती और रेशमा मुंह बनाकर अपने ससुराल के साथ साथ अपनी नंद के ससुराल वालों के भी गंदे बर्तन और कपड़े धोती है। अब इसी तरह अगले दिन नेहा अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन करवा कर आती है और घर के सारे गंदे कपड़े और बर्तन अपनी भाभी के पास लाकर रख देती है। माँ, मैंने कल रात को ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। अगर मैं बर्तन कपड़े धोऊंगी तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। आप भाभी से कहे तो ना कि वो मेरे ससुराल में भी बर्तन और कपड़े भी धो दे। हाँ बेटी, क्यों नहीं। रेशमा बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? आपने बुलाया? मैं बर्तन साफ कर रही थी। जल्दी बोलो, बहुत ठंड लग रही है। रेशमा बहू, मेरी बेटी ने कल रात को ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। वो बर्तन और कपड़े नहीं धो पाएगी। अब तू जब बर्तन और कपड़े धो ही रही है तो अपनी ननंद के ससुराल वालों के भी धो दे। पर क्यों? ननंद जी के घर में तो नौकरानी रखी हुई है और मैंने कल भी इनके बर्तन कपड़े धोए थे। हाँ भाभी, बस आज के लिए कह रही हूँ, मेरे नाखून खराब ना हो जाए, वो भी इसलिए। माँ समझाओ ना भाभी को। बहू बस आज के लिए धो दे। एक दो दिन बाद नौकरानी आ ही जाएगी मेरी बेटी की। इतना बोलकर आशा अपनी बेटी के ससुराल के सारे गंदे बर्तन और कपड़े अपनी बहू को दे देती है। अब बेचारी रेशमा पहले नंद के ससुराल के बर्तन धोती, फिर बाथरूम में जाकर उसके ढेर सारे कपड़े धोती और ये सब धोते हुए कुड़कुड़ करके अपनी भड़ास निकालती। एक दिन बोलकर 2 दिनों से ननंद जी अपने ससुराल के बर्तन कपड़े मुझसे ही धुलवा रही हैं। अब अपने ससुराल के और ननंद के ससुराल के सारे गंदे बर्तन कपड़े मैं ही धोऊं। इस तरह रेशमा कपड़ों पर अपना गुस्सा निकालकर उन्हें पटक पटक कर धोती है और नेहा आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी भाभी से अपने ससुराल के सारे गंदे बर्तन और कपड़े साफ करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन तुम्हारी वो चुड़ैल बहन ठंड में मुझसे अपने ससुराल के गंदे कपड़े और बर्तन साफ करवा रही है और तुम्हारी माँ मेरे मुंह पर बोलती है, ननंद की ससुराल के गंदे कपड़े बर्तन तो बहू ही धोएगी। अब तुम ही बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए आज तो मुझे बाहर डिनर पर ले जाओ। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। जब इस ठंड में तुम्हारी माँ खुद बर्तन और कपड़े साफ करेगी ना, तब उन्हें समझ में आएगा। अरे तुम सास बहू और नंद की लड़ाई में बेचारे हम पति पिस जाते हैं। अब चलो जल्दी से, अगर आज बाहर नहीं लेकर गया तो तुम घर में महाभारत छेड़ दोगी। रेशमा काम से बचने के लिए अपने पति के साथ डिनर पर चली जाती है,
पर जब वो रात को घर आती है तो किचन में देखती है कि न सिर्फ उसके घर के गंदे बर्तन रखे हैं बल्कि उसकी नंद के भी घर के गंदे बर्तन रखे हैं। इतने सारे बर्तन। माँ जी सच सच बताना, आपकी बेटी के ससुराल के भी बर्तन है ना यहाँ? मैं नहीं धोने वाली उसके ससुराल के बर्तन। अपनी बेटी को खुद बोलो इस ठंड में अपने गंदे बर्तन कपड़े खुद साफ करे। बहुत चार ही तो बर्तन है, अगर अपने ससुराल के साथ साथ अपनी ननंद के ससुराल के भी गंदे बर्तन कपड़े साफ कर देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वो तेरी ननंद है और तू इस घर की बहू। एक बार फिर अपनी सास की ये बात सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे गंदे बर्तन धोकर सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन नेहा बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है, सुबह से शाम होने को है पर तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या बताऊं माँ जी, बुखार से शरीर चल रहा है। मैंने विवेक जी को बोला था आज छुट्टी कर ले, पर वो मेरी सुनते ही कहाँ है। वैसे मैंने माँ को बुलाया है, सोच रही हूँ माँ के साथ चली जाऊं दवाई लेने। आपके तो शरीर में दर्द रहता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो घर में इतने सारे बड़े गंदे कपड़े और बर्तन रखे हैं, कौन धोएगा समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूंगी काम। उमा और नेहा आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां आशा रेशमा के साथ आती है और अपनी बेटी से मिलती है। बिस्तर पर पड़ी है और कपड़े बर्तन के बारे में सोच रही है। तेरी भाभी है ना, आज वो तेरे घर के सारे गंदे कपड़े और बर्तन साफ कर देगी। क्या मैं? पर मैं क्यों? मैं पिछले 10 दिनों से अपने ससुराल के साथ साथ ननंद जी के ससुराल के भी गंदे कपड़े और बर्तन साफ कर रही हूँ। बहू, अपना न सही कम से कम मेरा तो ख्याल रख। मेरी बेटी की सास क्या सोचेगी? कैसी बहू है मेरी? ज्यादा मुंह मत बना, एक टाइम के ही कपड़े और बर्तन धोने हैं, यहीं पर खड़ी होकर धो ले। और समधन जी, आपको इस उम्र में काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहू है ना, अपनी ननंद के ससुराल वालों के कपड़े और बर्तन धोने के लिए। इस तरह एक बार फिर नेहा आराम करती है और बेचारी रेशमा उसके घर आकर उसके ससुराल वालों के गंदे बर्तन और कपड़े धोती है और घर जाकर फिर अपने ससुराल का काम खत्म करती है। अब रोज रोज नेहा की इन हरकतों से रेशमा परेशान हो जाती है और एक दिन सच में रेशमा की तबीयत खराब हो जाती है। रेशमा, रात से तुम बुखार में तड़प रही हो, अब मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो वरना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक होकर भी क्या करूंगी, ननंद के ससुराल वालों के कपड़े और बर्तन धोने पड़ेंगे, मैं बीमार ही ठीक हूँ। अरे बहू, जाकर दवाई ले आ, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरे मायके वाले मेरे सर पर बैठ जाएंगे और अब तुझसे ननंद के ससुराल के कपड़े और बर्तन साफ नहीं करवाएंगे हम। और मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, उसकी सास नई नौकरानी देख रही है। आज मैं अपनी बेटी से बोलूंगी हमारे घर के बर्तन और कपड़े वो साफ कर दे। अब तू जाकर दवाई ले आ। आशा के कहने पर रेशमा दीपक के साथ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और आशा नेहा को घर में बुलाती है। नेहा बेटा, तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई है सर्दी की वजह से, इसलिए आज तू अपने मायके के बर्तन कपड़े भी धो दे। क्या भाभी की तबीयत खराब हो गई? मैं तो यहाँ भाभी से अपने ससुराल के बर्तन और कपड़े साफ करवाने के लिए आई थी माँ, मेरे बस की नहीं है ठंड में इतना काम करना। अगर भाभी की तबीयत खराब हो गई तो खुद काम करो या आप अपने लिए भी कोई नौकरानी रख लो। आज शाम तक मुझे कोई नौकरानी मिल जाएगी, मैं तो चली। मेरी नौकरानी ही अब 2 दिन के बर्तन और कपड़े साफ करेगी। नेहा इतना बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और जब शाम को दीपक रेशमा की दवाई लेकर आता है तो आशा अपने बेटे से कहती है, बेटा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहू इतनी ठंड में इतना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए तू भी इस घर में एक नौकरानी रख ले जो बहू के कामों में मदद करवा सके। हो ना माँ जी, जरूर आपकी बेटी ने बर्तन कपड़े साफ करने से मना किया होगा। हाँ बहू, मुझे समझ आ गया है, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए अब हमारे घर में भी एक नौकरानी होगी। इस तरह अब आशा भी अपने घर में नेहा के घर की तरह एक नौकरानी रखवा लेती है और बहू बेटी दोनों के घर में नौकरानी आकर इस ठंड में बर्तन और कपड़े साफ करने का काम करती है। आपने बताया नहीं कि आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, जहाँ उसे 12,000 तनख्वाह मिल जाती है। ये सुनते ही शोभा हैरान हो जाती है। क्या कहा? 12,000 रुपए की नौकरी? ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। बहन जी, आप जा सकते हैं। पंडित जी, ये सब क्या है? आपने यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? अरे ऐसे 10,000 रुपए कमाने वाले को मैं अपनी बेटी थोड़ी ना दूंगी। जाओ कहीं और लड़की देखो। पंडित जी, अगर अगला रिश्ता लेकर आओ तो वो अमीर घर से ही लेकर आना।
याद रखना शोभा बहन, अंबर का थूका हुआ मुंह पर ही आकर गिरता है। गीता के इतना बोलने पर भी शोभा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने अपने ही घर पर मेहमानों को बुलाकर बेइज्जती की। इसी दौरान कुछ दिन बाद शोभा के घर पर पंडित जी एक बहुत अमीर घर का रिश्ता लेकर आते हैं। अरे बहन जी, इस बार मैं ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी बेटी सोने के ससुराल में राज करेगी। राज हर तरफ, चारों तरफ आपकी बेटी सोने से लदी होगी और आपकी बेटी की छाया आपके ऊपर भी बरसेगी। क्या कहा? सोने का ससुराल? अगर ऐसी बात है तो पंडित जी देर किस बात की है? तुरंत बुलाओ उन लोगों को। अरे बहन जी, बाहर ही खड़े हैं, कहो तो अंदर बुला लूं? अरे नेकी और पूछ पूछ पंडित जी, जल्दी बुलाओ उन्हें। पंडित बाहर जाकर उन लोगों को अंदर बुलाता है। उसके बाहर जाते ही जब सोने में ऊपर से लेकर नीचे तक लदी महिला घर में आती है तो शोभा की आंखें फटकर चार हो जाती हैं। इतना सारा सोना ही सोना, क्या ये लोग इतने अमीर हैं? मेरी बेटी प्रियंका तो सोने में खेलेगी, सोने की चम्मच, सोने का गिलास। और बहन थाली के साथ कटोरी भी सोने की होगी। अरे पंडित, तुझे मेरे मन की बात कैसे पता? आपके लालची चेहरे ने बता दिया कि आपकी सोच में क्या हो सकता है। पंडित जी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपना मुंह हिला रहा था। शोभा पंडित को कुछ कहती, इतने में कल्याणी अपने सोने के हार पर हाथ रखकर बोलने लगी। अरे बेटा, उन सभी सोने के हार का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिए थे नई डिजाइन में बनवाने के लिए? माँ, वो तो सुनार की दुकान पर है, पूरे 5 किलो के थे, बहुत बढ़िया गहने निकलेंगे उसमें से। और हाँ, एक बात और, पुराने सोने के बर्तन अब मुझे पसंद नहीं आते, इसीलिए नए सोने के बनवा लेना। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैंने तो पूरे घर को ही सोने का बनवाने के लिए सोचा है। ये सारी बातें सुनकर शोभा हैरान हो जाती है। मेरी बेटी तो सोने में खेलेगी और उसके साथ साथ मैं भी सोने में लद जाऊंगी। और क्या चाहिए? हर तरफ सोना ही सोना होगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी कैसे लोग हैं ये, पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे। ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे करूंगी? ये सुनते ही शोभा तुरंत पानी का गिलास लेकर आती है, साथ में काफी नाश्ता भी लेकर आती है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी और नाश्ता। मेरी बेटी बहुत काबिल है और मैं उसके लिए आपके जैसा ही रिश्ता ढूंढ रही थी। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। शोभा प्रियंका को आवाज लगाकर बुलाती है। जैसे प्रियंका सभी के सामने आती है, सब उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर, गोरी और खूबसूरत होती है। बहू तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सोची थी। चारों तरफ मोहल्ले में मेरी बहू की खूबसूरती का डंका बज जाएगा। इस तरह शोभा सोने के दिखावे पर अपने बेटे के रिश्ते को पक्का कर देती है, जिसके बाद बहुत जल्दी शादी की तारीख निकाल दी जाती है और शोभा शादी की तैयारी में लगती है। देखो भाई साहब, पूरे मोहल्ले में सबसे फेमस आपकी ये सोने की दुकान है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा सोना चाहिए जो बिल्कुल खरा सोना हो, जैसी मेरी बेटी खरा सोना है। अरे सोना तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे भी बिल्कुल खरे ही चाहिए होंगे। हाँ भाई साहब, आप चिंता मत करो, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छी अच्छी सोने की ज्वेलरी बना दीजिएगा। जब मैं बेटी को विदा करूंगी तो सोने में विदा करूंगी। तभी पंडित सुंदर की दुकान के बाहर से गुजरा हुआ शोभा को देख लेता है। लगता है बहन तुम्हारी तो शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सोना तो उनके घर में पहले से ही है। अरे तुम्हें तो दहेज पर फोकस करना चाहिए। अरे हाँ पंडित जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जितना बड़ा ससुराल है उतना ही ज्यादा दहेज भी चाहिए होगा। मैं दहेज में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। शोभा ने सारे पैसे तो सोने में लगा दिए थे, लेकिन अब उसके पास दहेज का महंगा महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए। एक बार मेरी बेटी की शादी इतने अमीर खानदान में हो जाए, उसके बाद तो अगर मैं थोड़ा बहुत कर्जा भी उठा लूंगी तो वो भी मेरी बेटी चुकाने में मेरी मदद करेगी, और उसके बाद तो मेरे पास सोना ही सोना होगा। चिंता मत करो माँ, अपनी ससुराल का सोने से मैं अपने मायके को सोना बना दूंगी। दोनों माँ बेटी सोने का लालच करने लगती हैं। इसके बाद शोभा थोड़ा पैसा ब्याज पर लेती है और कुछ पैसा वो अपने घर को गिरवी रख कर लेती है। शोभा अपनी बेटी की शादी भी बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में करती है, जहां चारों तरफ अमीरी ही अमीरी दिखाई दे रही होती है। आखिर अमीर खानदान में मेरी बेटी की शादी होने का मेरा सपना पूरा हो ही गया है। बस यही तो मेरी ख्वाहिश थी। इस तरह शादी वाले दिन भी जब बारात आती है तो कल्याणी सोने के साथ सोने की साड़ी भी पहन कर आती है। पूरी दुनिया बस देखते ही रह जाती है।
बहुत धूमधाम से शादी होने के बाद जब प्रियंका अपने मायके से ससुराल विदा होकर आती है तो आओ बहू, तुम्हारे घर में स्वागत है। देख रहे हो तुम सभी, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है और सुंदर है। इस पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं। कल्याणी की यह बात सुनकर सभी औरतें कल्याणी की बहू प्रियंका को देखने लगती है। अब यहाँ प्रियंका की खूबसूरती की तारीफ हो रही थी तो वो भी मुस्कुराने लगी। चारों तरफ से सोने की चीज दिख रही थी, सोने का सोफा, अलमारी, बर्तन, यहाँ तक कि जिस थाली से उसकी आरती की गई थी वो भी सोने की थी। अरे पहली बार मेरी बहू मेरे घर के अंदर आई है, सोने की चम्मच से खीर खिलाऊंगी मैं अपनी बहू को। जरा बहू का मुंह मीठा तो करो। कल्याणी ऐसा कहकर सोने की कटोरी में खीर लेकर आती है और सोने की चम्मच से उसका मुंह मीठा करती है। हाय, मेरी तो जिंदगी में सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो गई। सोने का ससुराल मिला है, अब तो सब कुछ सोना सोना ही हो जाएगा। किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी जिंदगी में। माँ ने जो कर्जा लिया है सबसे पहले उसे उतारना है। प्रियंका ऐसे सोच रही होती है। वो जब अपने कमरे में आती है तो उसका कमरा सोने के गहनों से भरा होता है। बहू, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। आज से ये सारे गहने पहन कर रखना। आखिर लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग सोने में कितना नहाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे जब इतना सारा सोना है तो पहन कर ही रहेंगे ना माँ जी। प्रियंका इस तरह अपने ससुराल में रहने लगती है। वो बहुत खुश थी। सारा दिन वो सोने के गहनों में लदी रहती है और अपनी सास की तरह ही लोगों को सोना दिखाने लगती है। एक दिन जब वो अपने मायके अपनी माँ के पास आई। माँ देखो, मैं आपके लिए तोहफे में क्या लेकर आई हूँ। सोने का नेकलेस। तकरीबन इससे हमारा घर तो आराम से छूट जाएगा। हाय हाय, मेरे सोने की चिड़िया, तूने तो कमाल ही कर दिया। आखिर मैं जो चाहती थी तूने कर दिखाया। अब धीरे धीरे अपने माँ का घर भी सोने का बना देना बेटी। अरे माँ, देखती जाओ अब आगे क्या क्या होता है। प्रियंका ऐसा कहकर अपने ससुराल वापस आ जाती है और इधर शोभा सोने के नेकलेस को बेचने के लिए सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार को सोने के नेकलेस कोई डाउट होता है। वो नेकलेस पर कुछ ऐसा केमिकल डालता है जिसके बाद सोने से चांदी बाहर निकल कर आ जाती है। अरे ये क्या बहन, मुझसे तो तुम खरा सोना मांगती हो और मुझे बेचने और चली हो चांदी, वो भी सोने की पॉलिश में। अरे ये क्या कह रहे हो आप? सोना ही तो था ये, ऐसा कैसे हो सकता है? चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश। शोभा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी बेटी को फोन करके इसके बारे में बताती है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है माँ। यहाँ मेरी सास सोना सोना कहते हुए थकती नहीं है। भला सोने के अंदर चांदी कैसे हो सकती है? ऐसे थोड़ी ना होगा कि मेरा ससुराल बाहर से सोना और अंदर से चांदी। प्रियंका ऐसा कहकर फोन काट देती है। इसके बाद उसके दिमाग में कुछ चलता है और वो अपने फोन से कुछ ऑर्डर करती है। दरअसल वो चांदी के ऊपर से सोने की पॉलिश उतारने का केमिकल ऑर्डर करती है। आखिरकार मेरा ऑर्डर आ ही गया। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, या फिर ये कहूँ अपने का सोना और चांदी की चांदी। प्रियंका अपने गहनों के ऊपर केमिकल डालकर देखती है तो सोने की पॉलिश उतरकर बाहर चांदी निकल कर आ जाती है। अरे ये क्या? ये तो सच में चांदी है। मुझे तो लगा ये सब सोना होगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सास को बुलाने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? ये तो सारी चांदी है माँ जी, सोना कहाँ है? अरे बहू, ये तो चांदी ही थी, हमने तो बस पॉलिश करवा रखी थी। अरे क्यों लोगों को ये दिखाने की कि हमारे पास चांदी है, चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश होकर हम ज्यादा अमीर दिखा सकते हैं। ये सुनते ही प्रियंका अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। आखिर जिस सोने के लालच में उन्होंने ये शादी करवाई थी, आखिर में उन्हें सोना ही हासिल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि कभी भी लालच में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी के चलते बाहर से सोना और अंदर से चांदी के ससुराल का पर्दाफाश होता है। लेकिन अब प्रियंका और शोभा कुछ नहीं कर पाती।